अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं इनसाइड पाकिस्तान में हूँ मोहम्मद जफ़ीर। साइफर केस बानी पीटीआई और शाह महमूद कुरैशी को 10-10 साल कैद बामुशक्कत की सज़ा। इससे पहले चूँकि हम देख रहे थे पिछले कई दिनों से इस केस के ऊपर बात हो रही थी, डिले करने की भी कोशिश की जा रही थी और आज खुसूसी अदालत ने यह फैसला सुना दिया है। और दूसरी तरफ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने साइफर केस में इमरान खान और शाह महमूद कुरैशी की सज़ा को चैलेंज करने का ऐलान भी किया है। याद रहे कि ये वो साइफर है जिसको बुनियाद बनाकर इमरान खान साहब ने उस वक्त इसको पब्लिक किया जलसे में ये ख़त लहराया कि अमेरिका ने हुकूमत जो है गिराने के लिए साजिश की और ये वो साइफर है जिसके ज़रिए ये सब कुछ मुमकिन हुआ। इल्ज़ामात लगाते रहे, ये चूँकि ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट का मामला था और कौमी सलामती का इशू था, उस कौमी सलामती की 2 मीटिंग्स भी हुई। ये सारी चीज़ें होती रहीं, लेकिन ज़ाहिर मुल्क की मफाद सबसे पहले। और कहा गया कि ये चूँकि पाकिस्तान के मफाद से हट कर इसको सियासी रंग देने की कोशिश की गई और अब बानी पीटीआई और शाह महमूद कुरैशी को सज़ा भी सुना दी गई। इस पर मज़ीद बात करेंगे। हमें ज्वाइन किया है जनाब आरिफ चौधरी साहब ने, सीनियर कानूनदान हैं। चौधरी साहब खुश आमदीद करते हैं आपको शो में। चौधरी साहब सुन पा रहे हैं आप मुझे? जी जी। चौधरी साहब किस तरह देखते हैं, चूँकि 10-10 साल की कैद हुई है साइफर केस में बानी पीटीआई इमरान खान साहब को भी और शाह महमूद कुरैशी साहब को, इस थ्रू आउट इस केस को आप किस तरह देखते हैं? देखिए, मैं इसे इस तरह देखता हूं कि पाकिस्तान में सबसे ज्यादा जो इस वक्त इस चीज की कैजुअलिटी है जी, वो है निजाम अदल। यानी अगर ये मामला मिलिट्री कोर्ट्स कर रही होती तो लोगों को समझ आ जाती है कि जी उनका तो अपना एक तरीक़ेकार है, वहाँ ट्रायल वगैरह इस तरह के नहीं होते, बस सजा देनी है, इल्ज़ाम ही काफ़ी होता है। लेकिन जब आप बाकायदा एक अदालत लगाते हैं और उसमें एक जज बैठता है और वो गवाह होते हैं, उन पर जिरा होती है, वकला पेश होते हैं, तो ये एक ऐसा तरीक़ेकार है जिसकी क्रेडिबिलिटी बड़ी इंपॉर्टेंट होती है और किसी मुल्क के वकार के लिए, किसी मुल्क के इस्तेहकाम के लिए सबसे इम्पोर्टेंट जो है वहाँ का निज़ाम अदल होता है। बिल्कुल। लेकिन मुझे जो अफसोस हो रहा है ना सारे अमल में, देखिए इंतकाम की सियासत हो रही है। पहले दिन से जिस तरह उन्हें हटाया गया, जो कुछ हो रहा है, उनकी पार्टी को जिस तरह कोशिश की जा रही है ख़त्म करने की, लोगों के साथ जो कुछ हो रहा है वो तो एक तरफ चल रहा है। लेकिन ये जो चीज़ थी ना कि अब निज़ाम अदल को जिस तरह तय किया जा रहा है, अदालतें जो कुछ कर रही हैं पाकिस्तान, ये खबरें जब दुनिया में जाती हैं और तो उसके बाद फिर मैं समझता हूं कि हमारी इज्जत और वकार तो एक तरफ रहा, क्रेडिबिलिटी इन द कमिटी ऑफ नेशंस वो बड़ी बुरी तरह मुतासर होती है। और इसका नुकसान ये होता है कि ये जो हम कहीं इन्वेस्टमेंट करनी है, कोई दुनिया का कोई मुल्क यहाँ या कोई शहरी बाहर से आके इन्वेस्टमेंट करे, या हमारे दुनिया में बाकी FATF के मामलात हैं या बाकी चीजें हैं सारी, वहाँ सब मामलात में ये समझे कि हमारे लिए बहुत ज्यादा मुश्किलात पैदा हो रही हैं। अब तो खैर हम किस सतह पे पहुंच चुके हैं, कोई मुश्किल अब हमें मुश्किल ही नजर नहीं आती, मुश्किलें इतनी पड़ी कि आसान हो गई। तो अभी ये जो कुछ हुआ है, आप देखिए ट्रायल आपने करना है तो उससे शैम ट्रायल तो ना करो। ठीक, ये तो साहब एक चीज बड़ी इंपॉर्टेंट है। हमने माजी में भी देखा, कोई पाकिस्तान की अदलिया की एक तारीख है और तारीख कोई इतनी अच्छी नहीं है, जिस तरह आपने शुरू में भी फरमाया। क्या वजह है इस तरह के केसेस में जल्दबाजी में सज़ाएं होती हैं, फैसले जल्दबाजी में किए जाते हैं? चाहे मियाँ साहब वाला मामला हो, उनको सज़ाएं हुई 10-10 साल की, आज वो प्राइम मिनिस्टर बनने की दौड़ में शामिल हैं, आपके सामने ही है मामला कैसे सेटल डाउन हुए। खान साहब को भी इसी तरह सज़ा हो गई है, जहां होनी चाहिए थी, या कोई कमज़ोर जो मजबूत केस होते हैं वहां पे कोई सज़ा नहीं होती, कमज़ोर केसेस में सज़ाएं दी जाती हैं, बाद में वो सेटल भी हो जाते हैं, चैलेंज भी हो जाते हैं। आप ये समझते हैं कि अभी ज़रा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है, उनकी लीगल टीम इसको चैलेंज करने जा रही है, आपको लगता है कि रिलीफ मिलेगा आगे चलकर, जिस तरह अभी हम देख रहे हैं मियाँ साहब को मिला है? देखिए, सबसे पहली बात तो ये कि जो पैरेलल ड्रा करने की कोशिश की जा रही है ना नवाज शरीफ के केस के साथ, वो तो मैं समझता हूँ कि बिल्कुल नामुनासिब है, चूंकि नवाज शरीफ का केस बिल्कुल ही मुख्तलिफ था और उसकी जिस सतह पे तहकीकात हुई वो भी एक और लेवल था। लेकिन चलो, अब उसके बाद एक और जो चीज नजर आ रही है वो ये है कि लफ्ज जो कहा गया ना कि जी अब इन पलड़ों को बराबर करना है, हाँ जी, तो और फिर उसके बाद क्रेडिट भी लेना कि जी हमारे साथ ऐसे हुआ था तो अब ये भी भुगते।
तो ये ऐसी बात है कि जिससे हमें सीधा सीधा पता चल रहा है कि 10 साल सजा हुई थी उस वक्त नवाज शरीफ साहब को, तो 10 साल ही सजा जो है वो यहाँ इमरान खान को हो गई है। मतलब ये कि इसे पलड़े बराबर करने के चक्कर में, यानी एक चीज तो हमें समझ आ रही है कि ये अदालतें जो है वो तो सिर्फ एक फर्जी कार्रवाई है, सामने चेहरा नजर आ रहा है कि ये जज है, ये अदालत है। आपने वो हुमायूं दिलावर वाला किस्सा भी देखा, उसमें भी यही हालत थी कि भाई आप केस चला रहे हैं तो कम से कम गवाह को आने दें, वकील को पेश होने दें। जो तरीकेकार है, जो कानून और आइन ने बनाया है अदालत के लिए, उसके प्रोसीजर को रेगुलेट करने के लिए वो आप ठीक कह रहे हैं। मैं भी ये आपसे अर्ज कर रहा हूँ कि जो केसेस हैं उनको जस्ट बैलेंस, वो आप कह रहे हैं ना, पल्ला बराबर करने की कोशिश की जा रही है कि बस ठीक है किसी भी केस में पकड़ के सजा दें, 10 साल की सजा इनको भी हो गई, 10 साल उनकी भी, ये भी 2-4-3 साल के लिए आउट हो गए। इस इलेक्शन से तो ज़ाहिर खान साहब बाहर ही हैं, अब वो कुछ भी हो जाए वो इस इलेक्शन में तो हिस्सा ले ही नहीं सकते, पॉसिबल ही नहीं है। आगे ज़िमनी इंतखाबात में भी नहीं ले पाएंगे, मामला थोड़ा आगे चलेगा, 2-2.5-3 साल के बाद देखा जाएगा क्या बनता है। तो ये सारे केसेस जो है मेरिट पे तो नहीं हो रहे, किसी की ख्वाहिश पे तो ज़रूर बैलेंस हो सकता है पलड़ा, लेकिन मेरिट पे फैसले नहीं है। आप आवाम को, आप पूरी दुनिया आपको देखती है, उनको क्या जवाब देंगे कि आप फैसले कैसे कर रहे हैं? आपका जो मेरिट है फैसले करने का वो क्या है? शक्ल देख के या केस देख के तो फैसला नहीं होता ना। तो आप तो देखते हैं कि आपके पास केस क्या है, उसमें कितनी जान है, उसके मुताबिक आप उसको सजा देते हैं, सामने जो शख्स मर्जी खड़ा हो। देखिए बात यह है कि जब आप केस चलाते हैं ना, केस जाहिर है कि जज जो है उनका तो एक रोल है ना, उससे पहले केस बनाने वाले जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है कि वो केस बना रहे हैं। अब आपने ये देखा कि एक शख्स के खिलाफ जब उसे इक़्तिदार से निकाला गया है तो अब साल से कम अरसा हुआ है या जो जितना भी अरसा हो गया, इसमें आप ये देखें कि उसके खिलाफ, यानी वो पिछला 16-18 महीने का हुकूमत वाला अरसा भी देखें और इसके बाद आप केयर टेकर भी बेसिकली वही कंटिन्यूएशन है पीडीएम की। ठीक है, यानी ये कोई अलहदा नहीं है, केयर टेकर नहीं है, बाकायदा ये गैर जानबदार नहीं है, बल्कि जानबदार है। यूं समझे कि पीडीएम एक बस शक्ल में या मुस्लिम लीग नून जो है एक बदतरीन शक्ल में मौजूद है इनके रूप में। तो उसमें ये हो रहा है कि इस 200 से ज्यादा केसेस बना दिए गए। अब इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि क्या मुमकिन है कि किसी शख्स के खिलाफ आप यानी इतने केसेस बना दें और वो भी आपका फार्मर प्राइम मिनिस्टर हो, कोई हद होती है। उसके बाद आपको फिर ये जो प्रोसिक्यूशन है वो प्रोसिक्यूशन भी आप देखें कि आप किस तरह कर रहे हैं। यानी इस केस में तो जो सबसे ज्यादा खौफनाक बात हुई है वो पहले भी हुई, लेकिन अब तो आप देखें कि आपने यानी जो डिफेंस काउंसिल दे दिए वो भी अपने दे दिए प्रोसिक्यूशन के। जो लोग कभी भी, कानून ये है कि जो शख्स एक दफा किसी की तरफ से पेश हो चुका हो वो दूसरी की तरफ से नहीं हो सकता। अब ये जो पेश किए गए जो प्रोसिक्यूटर थे बेसिकली पहले, यानी वो जो इसकी चीफ स्पेशल प्रोसिक्यूटर की असिस्टेंस कर रहे थे और पेश हो चुके थे प्रोसिक्यूशन की तरफ से, उनको आपने डिफेंस काउंसिल दे दिया और फिर डिफेंस काउंसिल जब आए हैं तो उन्हें आपने जिरा का मौका नहीं दिया। और यानी फैसला आप इस तरह थोड़ी सी, अगर आप इसमें ताखीर हो जाती तो क्या फर्क पड़ना था। लेकिन मसला ये था कि ये सजा देनी इसलिए भी मतलूब थी इलेक्शन से पहले मैसेज, जी इलेक्शन से पहले सजा का होना जरूरी था। और जिस तरह आप चौसा फरमा रहे हैं, चूंकि जो गवाहान थे उनके जो बयान रिकॉर्ड किए गए उसमें भी गैर मामूली उजलत दिखाई गई। नॉर्मली होता नहीं है, बड़े सुकून से सारी चीज़ें हो रही होती हैं। तो ये सारी चीज़ें क्या आगे चलकर जब ये चैलेंज करेंगे तो उसमें इनको मददगार साबित होंगी? अगर हम आपसे ये जानना चाहें, मददगार तो देखिए मैं आपको एक अर्ज करूं, मददगार तो ये साबित होंगी। आप देखें तोशा, लेकिन जो इसके नतायज फौरी तौर पर होते हैं वो आप देख रहे कि तो वो तोशा खाना केस जो था, चाहे उसके पल्ले कुछ भी ना रहा, लेकिन उसकी वजह से इमरान खान को नाअहल तो करार दे दिया गया। यानी मतलब यह है कि अभी जो किया गया ना, इसके नतायज जो है वो खौफनाक है, इसलिए कि आपने कोशिश ये की कि लोगों तक मैसेज चला जाए कि जी इमरान खान आउट है। यानी एक तो लोगों की तवक्कुआत खत्म हो जाए, लोग डिप्रेस हो जाए, या फिर दूसरी सूरत में एक तवक्को ये भी की जा रही थी कि या तो फिर ये इश्तिहाल में आके कोई ऐसा कदम उठाएं कि जिसके नतीजे में फिर हमें मौका मिल जाए उस तरह की कार्रवाई करने का, और इलेक्शन से अगर जान छूट सकती है तो वो भी छूट जाए। तो ऐसी सूरत हाल में अगर आप मकासद रख के
ट्रायल करवाते हैं, शैम ट्रायल करवाते हैं, तो उसके बाद आपकी कोर्ट्स को कांगरू कोर्ट्स लोग कहेंगे, दुनिया आपको मजाक उड़ाएगी। जहां तक इसका ताल्लुक है अदालत में जाने का, मुझे पूरा यकीन है कि जब हाई कोर्ट में ये जाएगा केस तो किसी सूरत में ये स्टैंड नहीं कर सकता। उसकी वजह यह है कि ये तो बेसिक लॉ है ना, कॉन्स्टिट्यूशन है कि आप को राइट जो फेयर ट्रायल का वो कॉन्स्टिट्यूशनली गारंटीड है। और फेयर ट्रायल में ये तयशुदा बात है कि आपको अपनी मर्जी का वकील करने की इजाजत है। ये नहीं हो सकता कि स्टेट आपको आपके खिलाफ जो कौंसल है जो पेश हो चुका है वही आपको दे दे कि दुश्मनी आपका केस भी आपका यानी लड़े, तो ऐसा नहीं हो सकता। तो इस जो साहब आखिरी सवाल है, ओवरऑल जो हमारा अदलिया का की तारीख रही, इस तरह के फैसले हुए, क्यों चीज़ें कंप्रोमाइज़ हो जाती हैं, इस तरह के फैसले इतनी जल्दी में, बाद में पछतावा भी होता है ख़ुद जजेस को भी ज़रा, लेकिन उस वक्त तक मामला तारीख बन चुका होता है। तो क्यों हम इन चीज़ों से नहीं सीखते, क्यों अपने अपने डोमेन में रहकर बेहतर फैसले नहीं करते, चाहे पार्लियामान हो, चाहे अदलिया हो, इस्टेब्लिशमेंट हो? देखिए मैं आपको एक अर्ज करूँ ना, असल में हम एक बड़ी कुव्वत जो है ना उसके बारे में तो हम बात भी नहीं कर सकते। असल मामला है एस्टेब्लिशमेंट का जी। ये जितना कुछ हो जाता है ना जी, क्यों कॉम्प्रोमाइज होते हैं जजेस? बेसिकली उनके खौफ की वजह से, एक बात, बाकी अपने मफादात की वजह से। चूंकि यानी आपने देखा कि उन्होंने कहा, चीफ जस्टिस साबिक जो थे नसीम हसन शाह, कि जी हर बंदा जो है उसे नौकरी अजीज होती है। तो आप देखिए एक जमाना था जज बनाने का तरीकेकार ये था कि जिन्हें नौकरी अजीज होती थी उन्हें वो जज नहीं बनाते थे। जज का मनसब जो था इससे अबव था, यानी एक ऐसा शख्स जिसको इसकी बात की परवाह ना हो। इसीलिए नामी ग्रामी लॉयर जो थे उनको जब ये ऑफर की जाती थी तो वो इनकार कर देते थे। अब आपने तरीकेकार ये कर दिया है, ये भी दौर ज़िया-उल-हक के दौर से शुरू हुआ कि बिल्कुल ऐसे लोग यानी जिनका कोई कहने पर नहीं है, जो आपके लिए सिफारिशें करवा के मिन्नतें करके कोशिश करते हैं कि तुम्हें जज बना दिया जाए, पहले प्रोसिक्यूटर में रखते हैं, मतलब पूरी तरह उन्हें सब्जुगेट करने के बाद, जब या दूसरे लफ्जों में एस्कुलेट करने के बाद उन्हें आप जज बनाते हैं, ताकि जज के तौर पर वो जो असल मुकाम जज का है, आर्टिकल 199 और आर्टिकल 284 जो इख्तियार देता है, वो तो खुदा के नायब पे इख्तियारात है जिसमें आपने कंप्लीट जस्टिस देना है। लेकिन अगर वो कंप्लीट जस्टिस देने वाला जज हो तो उसे कोई परवाह ना होगी। वो तो आपको पता है कि अयूब खान जिस मीटिंग में जाना था उसमें जो चीफ जस्टिस थे हमारे कार्नेलियस, उन्होंने कहा जी मैं तो नहीं जाऊंगा वहां, क्योंकि मैंने ये वहां स्टेट का हेड आ रहा है, तो हमारे पास तो केसेस आते हैं उनके खिलाफ। तो हमारे लोग तो आपने देखा है कि हर छोटी छोटी, यानी हाई कोर्ट लाहौर के जजेस जो है उन्होंने प्लाट अलाट करवाए हैं इन दिनों में। सुप्रीम कोर्ट के जजेस प्लाट लेते हैं, बुरात लेते हैं, अभी सिटिंग जजेस के भी इस तरह के केसेस हैं। तो जब आप गोडे गोडे गर्क हो जाए इसमें, यानी अपनी मफादात में और बुरात में, तो उसके बाद और कंप्रोमाइज आप नहीं होंगे तो और क्या होंगे? एक तरफ खौफ है, दूसरी तरफ लालच है, मफादात और लालच की वजह से इस तरह के कंप्रोमाइज होना पड़ता है। ये बड़ी बदकिस्मती रही। चौधरी साहब बहुत शुक्रिया, आपने प्रोग्राम में वक्त दिया। आरिफ चौधरी साहब की गुफ्तगू आप सुन रहे थे, और ज़रा मेरिट पे फैसले होने चाहिए। फैसला हो गया, 10 साल की सज़ा हो चुकी है, रिव्यू में जाएगी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, और देखना यह है कि मामला क्या बनेगा। लेकिन जिस तरह इस केस को लेकर चले, ये जो मामला था सारा मामला हमने देखा, ज़ाहिर है मुल्की मफाद सबसे पहले है। मुल्की मफाद के साथ आप नहीं खेल सकते, सियासत नहीं कर सकते। तो ये मामला बहुत बेहतर तरीके से डील हो सकता था। उस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने इसको पब्लिकली, और ज़ाहिर ऑफिशियल एक्ट, सीक्रेट एक्ट जो है उसकी खिलाफ वर्जी आपने किसी भी सूरत नहीं करनी होती। तो अब रिव्यू होगा, रिव्यू में देखते हैं क्या होता है। दूसरी तरफ इलेक्शंस में 8 दिन रह गए हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए ये बड़ा धचका है, चूँकि उनकी लीडरशिप माइनस हो चुकी है। कप्तान और नायब कप्तान दोनों ऑफिशियली अब ज़ाहिर 10 साल की सज़ाएँ उनको हो चुकी हैं। बाकी जमातें इस वक्त सियासी गेमा गेमी है, और ज़ाहिर है एक दूसरे के ऊपर जो इल्ज़ामात भी लगाए जा रहे हैं, और महंगाई ख़त्म करने के दावे भी किए जा रहे हैं। ये महंगाई का ख़ात्मा होगा कैसे, ये इम्पोर्टेंट है। और जो जमातें दावे कर रही हैं, ये तो माजी में हुकूमतें करती रही, तो ये कैसे करेंगे, इसके ऊपर मज़ीद बात करेंगे। हमें ज्वाइन किया है मोहम्मद अनियाल अहमद ने, आज़ाद उम्मीदवार हैं, NA 2
34 से। दानियाल, खुश आमदीद कहते हैं आपको प्रोग्राम में। बहुत बहुत शुक्रिया सर। अस्सलाम वालेकुम। किस तरह देखते हैं, अब चूँकि 8 फरवरी को इंतखाबात हैं, आप यंग हैं और इस सिस्टम को चैलेंज करने के लिए मैदान में उतरे हैं, क्या आपका मंशूर है, क्या मोटिव है, और आप समझते हैं कि आपको कामयाबी मिलेगी इस पूरे सिस्टम के अगेंस्ट? सर मैं अगर अपने हल्के से ही काफी परेशानी देखता हूं, तो अगर मैं अपने मंशूर के हवाले से बात करूं तो मेरे हल्के में इतनी सारी प्रॉब्लम है जिनकी मैं बात करूं तो कम से कम 7 से 8 वो बेसिक नीड है जो हर शहरी का हक है। ठीक। जैसे कि पानी। आज कुरंगी में अगर मैं पानी की बात करूं तो कुरंगी में कहीं 1% लोगों को पानी प्रोवाइड किया जा रहा है और 99% किसी को पानी मीठा नहीं मिल रहा। ठीक है, तो पानी की बात करते हैं, पहले ये बेसिक नीड्स है, उसके बाद हम रोड की तरफ आते हैं। यहाँ सिक्योरिटी का बड़ा इशूज है, स्नैचिंग के बड़े इशूज हैं। तो इलेक्शन में इंशाल्लाह जो इस बार पाकिस्तान में नए चेहरे देखे हैं, कम से कम 3,500 लोग इंडिपेंडेंट खड़े हुए हैं, तो इंशाल्लाह यही एक अच्छा साइन है कि लोग नए चेहरे देखना चाहते हैं। ये देखिए, यूथ का इलेक्शन में या सियासत में ईमान आना बहुत अच्छा खुश आइंदा है, लेकिन जो आप चीज़ें गिनवा रहे हैं, आप बुनियादी तौर पे तो ज़रा एमएनए के डोमेन में नहीं आती ये चीज़ें, तो आप कैसे करेंगे? लेकिन आवाज तो इनके लिए बुलंद की जा सकती है। यूथ के लिए क्या, दानियाल आप खुद यंग हैं, यूथ के लिए क्या कोई ख़ास पैगाम है? वो नौजवान जो अमूमन सियासत में हिस्सा नहीं लेते या इस तरह की एक्टिविटीज़ से गुरेज़ां हैं, उनके लिए क्या पैगाम देना चाहेंगे? सर उनके लिए यही मेरा पैगाम है कि अब देखें कि मेरी एज, मुझे लगता है कि पाकिस्तान के अंदर 26 एज वाला अभी तक मेरे ख्याल से इलेक्शन कैंडिडेट नहीं होगा, तो आगे बढ़ें और हिस्सा लें। पॉलिटिक्स बुरी चीज नहीं है, और अगर हम ही पॉलिटिक्स से डरेंगे तो आगे हमारे मुल्क को कौन देखेगा। ठीक है, बहुत शुक्रिया दानियाल प्रोग्राम में वक्त देने के लिए। और एक मोटिव है, यूथ को हमें सपोर्ट करना होगा, और ज़ाहिर है जिस तरह हम देख रहे हैं पाकिस्तान की 64% कुल आबादी है नौजवान नस्ल की, और जो हमारी बड़ी सियासी जमातें हैं उन्होंने नौजवान की आदत पे भरोसा नहीं किया। अब उन्होंने लिक्कीबद्स और उन लोगों को ही मौका दिया जो पहले ही ज़ाहिर इस तरह की सियासत में इन्वॉल्व हैं। नए चेहरों को मुतारिफ़ कराने में अभी तक पॉलिटिकल पार्टीज़ जो हैं वो अवॉइड करती हैं। दूसरी तरफ इस दफ़ा 65% आज़ाद उम्मीदवार असम्बली में जा रहे हैं, इलेक्शन लड़ रहे हैं, तो लेट्स सी कि वो ज़ाहिर उनका बड़ा कंट्रीब्यूशन होगा इस सियासत में। इस दफ़ा कुछ उम्मीदें भी आज़ाद उम्मीदवारों से ही लगाई जा रही हैं। इस पर मज़ीद बात करेंगे, और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और दीगर पॉलिटिकल पार्टीज़ का पॉइंट ऑफ व्यू भी शामिल करेंगे, लेकिन उससे पहले कमर्शियल ब्रेक।